नमो बुद्धाय दोस्तों। आपके सामने मैं फिर से उपस्थित हूँ एक नए वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, सभी बहुजन जो बाय डिफॉल्ट बुद्धिस्ट ही हैं, उन सभी को अपना इतिहास जानने का पूरा पूरा अधिकार है। उनके कौन कौन महापुरुष हुए थे जिनके इतिहास को छुपा दिया गया, या उनके कौन से स्थल थे, कौन सी विरासत थी जिनको नष्ट कर दिया गया या करने का प्रयास किया गया और तोड़ मरोड़ करके नया इतिहास थोप दिया गया, ताकि बहुजन अपने विरासत को देख करके या फिर अपने इतिहास को जान करके गौरवान्वित महसूस न कर सकें। तो दोस्तों, ऐसा ही एक टॉपिक जो मैं आज आपके सामने लेकर के आया हूं, नाम तो बहुत सुना होगा आपने, और एक बड़ी गफलत फैला दी गई समाज में, एक फेक हिस्ट्री के द्वारा बताया गया कि इस विरासत को किसने नष्ट किया, लेकिन वास्तविकता उसके पीछे कुछ और ही थी, मंशा कुछ और थी, और वो उनकी मंशा आज भी समाप्त नहीं हुई है। आज भी उसी मंशा को लेकर के वो लोग महाबोधि महाविहार बोध गया में अपना कब्जा जमाए बैठे हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है आपका बहुत अधिक सुना हुआ, बहुचर्चित नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय, इसको किसने तोड़ा, किसने आग लगाई और किसको प्रदर्शित किया गया, ये सारा लेखा जोखा हम आज इस वीडियो में के माध्यम से जानेंगे। तो दोस्तों, बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में, वीडियो के अंत तक। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर मेरे चैनल पर नए हैं दोस्तों। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। नालंदा विश्वविद्यालय, यह सम्यक संस्कृति में उच्च शिक्षा का सर्वाधिक महत्वपूर्ण और विख्यात केंद्र था। वर्तमान बिहार राज्य में पटना से 88.5 किलोमीटर दक्षिण पूर्व और राजगीर से 11.5 किलोमीटर उत्तर में एक गांव के पास अलेक्जेंडर कनिंघम द्वारा खोजे गए इस महान विश्वविद्यालय के भग्नावशेष इसके प्राचीन वैभव का बहुत कुछ अंदाज करा देते हैं। यहाँ 10,000 छात्रों को पढ़ाने के लिए 2,000 शिक्षक थे। प्रसिद्ध चीनी विद्वान यात्री हुइनसांग और त्सिंग ने कई वर्षों तक यहाँ सम्यक संस्कृति और दर्शन की शिक्षा ग्रहण की। उन्होंने अपने यात्रा वृत्तांत व संस्मरणों में नालंदा विषय में काफी कुछ लिखा है। हुइनसांग ने लिखा है कि सहस्त्रों छात्र नालंदा में अध्ययन करते थे और इसी कारण नालंदा प्रख्यात हो गया था। दिन भर अध्ययन में बीत जाता था। विदेशी छात्र भी अपनी शंकाओं का समाधान करते थे। त्सिंग ने लिखा है कि विश्वविद्यालय के विख्यात विद्वानों के नाम विश्वविद्यालय के मुख्य द्वार पर श्वेत अक्षरों में लिखे जाते थे। इस विश्वविद्यालय में भारत के विभिन्न क्षेत्रों ही से नहीं, बल्कि कोरिया, जापान, चीन, तिब्बत, इंडोनेशिया, बर्मा, मलेशिया, लंका जैसे अन्य देशों से भी विद्यार्थी शिक्षा ग्रहण करने आते थे। नालंदा के विशिष्ट शिक्षा प्राप्त छात्र बाहर जाकर बौद्ध धर्म का प्रचार करते थे। यह विश्व का प्रथम पूर्णतः आवासीय विश्वविद्यालय था। अत्यंत सुनियोजित ढंग से और विस्तृत क्षेत्र में बना हुआ यह विश्वविद्यालय स्थापत्य कला का अद्भुत नमूना था। इसका पूरा परिसर एक विशाल दीवार से घिरा हुआ था, जिसमें प्रवेश के लिए एक मुख्य द्वार था। उत्तर से दक्षिण की ओर मठों की कतार थी और उनके सामने भव्य स्तूप और मंदिर थे। इन सभी स्तूपों में भगवान बुद्ध की विभिन्न मुद्राओं में मूर्तियां बनी हुई थी। केंद्रीय विद्यालय में 7 बड़े कक्ष थे और इसके अलावा 300 अन्य कमरे थे। इनमें व्याख्यान हुआ करते थे और कमरे में
सोने के लिए पत्थर की चौकी होती थी, दीपक, पुस्तक इत्यादि रखने के लिए आले बने हुए थे। प्रत्येक मठ के आंगन में एक कुआं बना हुआ था। 8 विशाल भवन, 10 मंदिर, प्रत्येक मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति, अनेक प्रार्थना कक्ष तथा अध्ययन कक्ष के अलावा इस परिसर में सुंदर बगीचे और झीलें भी थीं। लेकिन सम्यक काल की इतनी भव्य और ज्ञानप्रद विश्वविद्यालय को बख्तियार खिलजी ने धावा बोलकर नष्ट क्यों किया? नष्ट करने के समय कुछ लोगों की मान्यता 1199 ईस्वी की है, तो कुछ लोगों की मान्यता 1203 ईस्वी की है। उस तुर्की को इस सम्यक ज्ञान स्थली से क्या नफा नुकसान था? बख्तियार खिलजी तुर्क से चलकर दिल्ली आता है, तत्पश्चात वह नालंदा आता है, तो उसका विरोध करने सेन वंश का कोई शासक प्रशासक क्यों नहीं आता है? तुर्की से नालंदा कोई सटा क्षेत्र नहीं था, इसके बीच में कई छोटे छोटे राजपूत रजवाड़ों का राज्य था। उन सबों को तो विरोध करना चाहिए था। बख्तियार खिलजी मूल रूप से वर्तमान के दक्षिणी अफगानिस्तान के एक तुर्की जनजाति खलाज के परिवार में जन्मा था। भला एक परदेशी को नालंदा बिहार जलाने में रुचि क्यों हो सकती थी? उन तुर्क लुटेरों को तो सिर्फ धन लूटने में रुचि रहती थी। दरअसल बात यह है कि स्थानीय शासक और उसके जमींदार और चमचे, जो कि सम्यक बौद्ध परंपरा के विरुद्ध थे, उन लोगों ने बख्तियार खिलजी को नालंदा महाविहार पर आक्रमण करने, जलाने और हजारों शांति प्रिय बौद्ध भिक्षुओं की हत्या करने के लिए प्रेरित किया था। बौद्ध पुस्तकों को जलाने से उसे कोई फायदा नहीं था, फायदा सिर्फ वहां के ब्राह्मणी परंपरा के शासक और अनुयायियों को था। आज के बिहार और बंगाल वाले भाग पर 12वीं शताब्दी के मध्य तक पाल वंश का अंतिम शासक गोविंद पाल की सत्ता थी। इसके तुरंत बाद से इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश के गोविंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में कर लिया था। इसके तुरंत बाद से इस क्षेत्र की सत्ता सेन वंश ने गोविंद पाल को पराजित करते हुए अपने कब्जे में कर लिया था। सेन वंश ब्राह्मण जाति का शासक था, ने अपने कार्यकाल में ब्राह्मणी मान्यता के अनुसार सबसे ज्यादा मंदिर बनवाए या पूर्व की खड़ी बौद्ध मठ को ब्राह्मणी मत अनुसार रूपांतरित करवाने का काम किया था। अब आप स्वयं सोचें कि उस समय नालंदा क्षेत्र का शासक लक्ष्मण सेन ब्राह्मणी वंश का था। महाविहार 6 माह तक जलता रहा, लेकिन उसे बुझाने का प्रयास नहीं किया। बौद्ध भिक्षु तो मार ही दिए गए थे। स्थानीय जमींदार और राजा द्वारा आग बुझाने से लेकर आचार प्रचार या बौद्ध भिक्षु को बचाने के प्रयास की कहीं भी चर्चा नहीं मिलती है। अतः अब आप लोग स्पष्ट हो गए होंगे महाविहार को क्यों जलाया गया। अब इस सेन वंश के कार्यकाल में कोई विख्यात ज्ञान स्थली को तोड़ने विदेश से आता है या उसे बुलाया जाता है, इसके बारे में अब ज्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। जैसे तबकात ए नासरी पुस्तक के लेखक मिन्हास उस सिराज 1210 के आसपास लिखते हैं कि बख्तियार खिलजी को एक जानलेवा बीमारी हो गई थी। उसकी बीमारी को ठीक करने का दावा एक ब्राह्मण वैद्य ने किया और शर्त के रूप में महाविहार को जलाने की मांग रखी थी। जब उसकी दवाई से बख्तियार ठीक हो गया तो शर्त पूरी करने के लिए बख्तियार खिलजी ने नालंदा महाविहार को जला दिया। ये तो हो गई प्रामाणिक बातों की चर्चा, लेकिन इसी नालंदा विश्वविद्यालय पर निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले कई भारतीय इतिहासकार विश्व प्रसिद्ध नालंदा विश्वविद्यालय में आग लगाने के पीछे का जो कारण बताते हैं, उन लोगों के अनुसार एक बार बख्तियार खिलजी बहुत बीमार पड़ गया था और हकीमों ने उसकी चिकित्सा काफी की, लेकिन कोई लाभ नहीं हुआ। तब खिलजी को नालंदा विश्वविद्यालय के आयुर्वेद शाखा के प्रधान राहुल श्रीभद्र जी से इलाज कराने की सलाह दी गई, लेकिन बख्तियार ने इलाज से पहले शर्त लगा दी कि वह किसी भारतीय दवा का उपयोग नहीं करेगा और अगर स्वस्थ नहीं हुआ तो प्रधान वैद्य को मौत की नींद सुला देगा। रात भर आचार्य इसके बारे में सोचते रह गए और प्रातः काल में
उसके पास कुरान लेकर गए और कहा कि कुरान के इतने पन्ने रोज पढ़िए, ठीक हो जाएंगे। वैद्यराज राहुल श्रीभद्र ने कुरान के कुछ पृष्ठों के किनारों पर एक औषधि का लेप लगा दिया था। वह थूक के साथ केवल 10-20 पृष्ठ चाट गया और स्वस्थ हो गया। लेकिन खिलजी का घटियापन अब उबाल मारने लगा और अपने ठीक होने की खुशी छोड़ उसे जलन हुई कि उसके हकीमों से इन भारतीय चिकित्सकों का ज्ञान महान क्यों है। जिसके बाद इस धर्मांध मुस्लिम शासक ने बौद्ध धर्म और आयुर्वेद का एहसान मानने के बदले सन 1199 में नालंदा विश्वविद्यालय में ही आग लगवा दी। यहाँ पर निश्चित एजेंडा के तहत लेखन करने वाले लेखक और उस मत के वाहक लोग यह बता दें कि नालंदा विश्वविद्यालय को जलाने की तो कहानी आप लोगों ने बना दी, लेकिन उसी नालंदा जिला में नालंदा विश्वविद्यालय के ठीक बगल में 2 और विश्वविद्यालय थे, जिनका नाम उदवंतपुरी और तेल्हाड़ा विश्वविद्यालय था। जिसे उस विश्वविद्यालय को कौन और क्यों जलाया, इस पर भी कोई कहानी सुनाते। उसी प्रकार इसी बिहार राज्य के भागलपुर जिला में विक्रमशिला विश्वविद्यालय था। उस विश्वविद्यालय को कौन और क्यों जलाया, इस पर कोई कहानी सोचे हो या नहीं। सिर्फ एक विश्वविद्यालय नालंदा को जलाने की कहानी तो बना दी, लेकिन भारत में ऐसे और भी कई विश्वविद्यालय थे जहां भगवान बुद्ध के मार्ग की शिक्षा दी जाती थी। उन सारे विश्वविद्यालयों को नष्ट करने कौन मुस्लिम आक्रांता भारत आया था। इसके लिए तुम कलम कसाईयों को छोटी मोटी कहानी की जगह एक लंबा धारावाहिक बनाना पड़ेगा। क्यों, सही कहा ना। नालंदा विश्वविद्यालय जल गया। उस विश्वविद्यालय में रहा गुप्त काल और मौर्य काल का सभी लिखित अलिखित साक्ष्य खत्म हो गया। लेकिन बात यहीं तक खत्म नहीं हुई। उस साजिश में जिस सैन्य वंश का हाथ था, वर्तमान में उसके वंशज खंडहर में बचे हुए भूभाग से प्राप्त असंख्य साक्ष्य को भी नष्ट करने में लगे हुए हैं। इन सब साजिशों के साथ साथ सेन वंश के वंशजों द्वारा मुख्य खंडहर की चहारदीवारी वाले क्षेत्र में मनोवादी न्यायालय और मनोवादी पदाधिकारियों से लिखित आदेश लेते हुए खंडहर के कुछ भूखंड पर कब्जा कर लिया गया है, जिस पर अस्थायी निर्माण द्वारा एक मंदिर का निर्माण कर लिया गया है। उस नवनिर्मित मंदिर में वैदिक कर्म कांडियों द्वारा भैरवनाथ उर्फ तेलिया बाबा के नाम से मूर्ति स्थापित की गई है। वह मूर्ति भगवान बुद्ध की है। उस मूर्ति को आप लोग देखें। नालंदा खंडहर से प्राप्त बहुत सी मूर्तियों को सामने बने हुए नालंदा संग्रहालय में सुरक्षित रखा गया है, जिसे आज कोई भी देख सकता है। आप लोगों ने अवलोकितेश्वर बुद्ध के बारे में काफी पढ़ा होगा। इस अवलोकितेश्वर मुद्रा वाली बुद्ध मूर्तियां नालंदा खंडहर में काफी संख्या में मिली हैं, जिसे देख सकते हैं। तो दोस्तों, आपने जाना कि बख्तियार खिलजी का नाम लेकर के किस तरह से ब्राह्मणों ने नालंदा बिहार यानी नालंदा यूनिवर्सिटी को जलाया और भारतीय संस्कृति को नष्ट करने का प्रयास किया, और ये आज भी वही काम कर रहे हैं, उसी मार्ग पर अग्रसर हैं। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये वीडियो? अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। दोस्तों, अगर मेरे चैनल पर आप नए हैं, मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमो बुद्धाय।